सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम जानते ही हैं आप लोग। मैं आयुष कुमार, स्लाइड में सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। और मेरी स्लाइड सेट 3 में AIR 8 आई थी। और मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के क्वेश्चन करवाऊँगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली इसके 71 से 150 क्वेश्चन आता है। टोटल 80 अप्रोक्स क्वेश्चन होते हैं। और रेशियो इनका अप डाउन रहता है। अगर मान के चलें तो 25, 30 और 30 इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन रेशियोज का हर हर बार अलग अलग होता है। तो फिर शुरू करते हैं 71 क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है द Titanium processor, the first in a family of 64 microprocessor from Intel was introduced in। तो 71 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2001। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन शायद ही, मेरा मतलब है कि ये क्वेश्चन शायद ही सॉल्व हो पाता है, क्योंकि हमें उतनी नॉलेज नहीं रहती इंटेल के प्रोसेसर कब आया था। लेकिन टॉपिक है स्लाइड के सिलेबस में प्रोसेसर करके। तो अगर आप लोगों ने वो पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन लगा लेंगे। तो 71 का क्वेश्चन, 71 का ऑप्शन भी करेक्ट है, 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 72। ये कह रहा है एडिशन ऑफ टू नंबर्स -4 and 2 रिप्रेजेंटेड यूजिंग 4 बिट टू कॉम्प्लीमेंट नोटेशन वुड रिजल्ट इन। तो 72 का ऑप्शन नंबर ए है 0010, 1010, 1110 या फिर ऑप्शन डी 1101। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1110 इज करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद आते हैं, हमारा ये है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन, जिसमें पूछा है थी एड्रेसिंग मोड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन MOV AM ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज। ऑप्शन ए इम्प्लाइड एड्रेसिंग, ऑप्शन बी एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, ऑप्शन सी रजिस्टर एड्रेसिंग, ऑप्शन डी रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। तो 73 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हमारा, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। आगे बढ़ते हैं, ORP ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ग्रुप क्या है? एज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट रन्स ऑन एप्लीकेशन सर्वर वेयर मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट reside, or software program that runs on the client side only, or software program that runs on client as well as on application server। ऑप्शन ए पूछ रहा है 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है पहला दूसरा करेक्ट है, ऑप्शन सी कह रहा है दूसरा और तीसरा ही सही है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि तीसरा सही है। तो 74 का ऑप्शन नंबर डी सही है, इसमें तीसरा सही। SRT स्टैंड फॉर, देखिए हमारे जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन हमारे IB और स्लाइड में आते ही आते हैं। ये आपको 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, इसका कोई रेशो फिक्स नहीं है। लेकिन 2 क्वेश्चन हैं जो हर साल पूछ ही लेते हैं आपको। मैंने जब 2020 में एग्ज़ाम दिया था तो मेरे से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे फुल फॉर्म से। तो यहाँ पे वही चीज़ है, SRT स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डायग्राम, स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट डायग्राम। तो 75 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट डेफिनेशंस। 76 DDR4 SDRAM स्टैंड फॉर डुअल डेटा रेट फॉर सुपर फास्ट डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डबल डेटा रेट फॉर सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी डायनेमिक डेटा रेट फॉर सुपर स्केलर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर ऑप्शन डी डुअल डबल रेट फॉर सिंगल टोन चिप डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो 76 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, डबल डेटा रेट फॉर सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 76। 77 पे आते हैं। यार ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मेरे से भी नहीं बने थे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करने के अलावा अगर हम बाकी क्वेश्चन देखें, जैसे ये क्वेश्चन है 78, इसका आंसर मैं बता देता हूँ उसको। एक गेमिंग सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन है, मतलब एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी एक टॉपिक है स्लाइड के सिलेबस में, उससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हैं तो मुझे लगता है
कि ऐसे क्वेश्चन आप लगा लेंगे, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो थोड़ा टफ हो सकता है ये क्वेश्चन करना। तो 78 क्वेश्चन पे देखते हैं। उसमें फॉल्ट सिमुलेशन टेस्टिंग टेक्निक इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, म्यूचुएशन टेस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, फॉल्ट सिमुलेशन टेक्निक। ये सेम क्वेश्चन हमारे 2020 में भी आया था, 20 में। और एग्ज़ाम वेदा अगर आप लगाते हैं, एग्ज़ाम वेदा एक एप्लीकेशन है, हाँ प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या फिर गूगल पे भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, एग्ज़ाम वेदा EXAM और BEDA। तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। बहुत सारे जो क्वेश्चन है पेपर में वो इससे बहुत मैच करते हैं, बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन हमारा किससे है बता सकते हैं? 1F 2NF 3N, ये हमारा DBMS का क्वेश्चन है, DBMS। इसके भी हमारे मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं DBMS से। तो 85 क्वेश्चन कह रहा है विच नॉर्मल फॉर्म इज कंसर्न विद रिमूविंग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 3NF। उसके बाद 84 देखिए हमारा सी या C++ बोल दीजिए, दोनों में हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इफ़ टू स्ट्रिंग्स आर आइडेंटिकल देन स्ट्रिंग CMP रिटर्न्स क्या रिटर्न्स करेगा? तो ऑप्शन टी इसका करेक्ट है, 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। ये बूलियन फंक्शन का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, 87 देखते हैं। क्लस्टर index is defined on the field which are of type A non key and ordering, non key and non ordering key, and ordering key and non ordering। तो ऑप्शन इसका करेक्ट है ए, नॉन की एंड ऑर्डरिंग। उसके बाद पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल एंश्योर बोथ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम डेडलॉक। ये भी हमारा क्वेश्चन किससे? DBMS से है। सीरियलाइजेबिलिटी और पढ़ते हैं जिसमें हम सीरियलाइजेबिलिटी। तो इसमें पूछा कि टू फेज लॉकिंग, टाइम स्टैम्पिंग, ऑर्डरिंग, ए 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2, D नन ऑफ दिस। तो 88 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सेकेंड इज सही है, टाइम स्टैम्पिंग ऑर्डरिंग। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद बोला है विच कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर वेरिएबल्स A, B and C मेक द वेरिएबल गेट द वैल्यू 4 इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसके बाद हमें बताने के इसमें वैल्यूज़ क्या डालेंगे जो हमें वैल्यू 4 मिल जाए फॉलोइंग एक्सप्रेशन से। तो A में 6 डालेंगे, B में 5, C में 3, या B में 6, B में 3, C में 5। इसी तरह हमारे पास ABCD ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन C सही है। A में C, B में 4 और C में 2। यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम है C का, बेसिक सा प्रोग्राम। तो इंट A स्टार F ब्रैकेट में 3, G फिर ब्रैकेट 4, 5 कॉलन प्रिंट F। इसमें हमें बताना A की क्या वैल्यू प्रिंट होगी। तो 90 का हमारा आंसर ए सही है, 46। बाकी आप इस प्रोग्राम को रन करके भी देखिए, ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा। और बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये क्वेश्चन का आंसर आप बता देंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सी स्टेटमेंट डिक्लेयर। ये क्या डिक्लेयर कर रहा है? अ फंक्शन दैट टेक्स इंटीजर pointer as argument and returns an integer. Option B, a pointer to a function that takes an integer pointer as argument and returns an integer. Option C, a function that takes an integer as argument and returns an integer. Option D, a function that takes an integer pointer as argument and returns a function pointer। तो 91 का हमारा बी ऑप्शन सही है, ठीक है। 92 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम दैट विल बी दी आउटपुट। फिर एक सी का प्रोग्राम आ गया। देखिए सी के प्रोग्राम्स तो मिलेंगे आपको, 2 से 3 मिलेंगे, हर पेपर में मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन दिया है, इसमें इंट साइज 3 दिया है, इंट एरे साइज बता दिया है, ठीक है। फिर एरे का एक यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद प्रिंट एफ हमें करना है कि 0, 1, 2 में हमें क्या मिलेगा, ठीक। तो बता सकते हैं इसमें क्या आएगा कुछ कमेंट बॉक्स में। वैसे मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ,
इसका आंसर डी आना चाहिए, कंपाइलेशन एरर। वहाँ की आप ट्राई कीजिए इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, जिसका भाई डीएस स्ट्रॉन्ग है वो क्वेश्चन ये लगा लेगा आराम से। डीएस का खेल है, अगर कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियर हैं आप तो मुझे लगता है इस टाइप के क्वेश्चन आप लगा लेंगे आराम से पेपर में भी। लेकिन अगर न्यूमेरिकल है तो मुझे वहाँ पे टाइम वेस्ट करना सही नहीं है, आगे बढ़ जाइए। जैसे 94 क्वेश्चन हमारा HTML है। HTML इज अ लैंग्वेज एलिमेंट विच परमिट सर्टेन एक्शंस। HTML में बता देता हूँ, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बेसिक होता है जिससे हम वेबसाइट बना सकते हैं अपना, ठीक है। तो विच परमिट सर्टेन एक्शन अदर देन डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर ऑफ वेब डॉक्यूमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इज नॉट सपोर्टेड बाय प्योर HTML विदाउट एनी सर्वर ऑफ क्लाइंट स्क्रिप्टिंग पेजेस। ऑप्शन ए दिया है एम्बेडेड वेब ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट साइट्स इनटू सेम पेज। ऑप्शन बी दिया रिफ्रेश द पेज ऑटोमेटिकली आफ्टर स्पेसिफाई इंटरवल। ऑप्शन सी दिया ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट टू अनदर पेज अपॉन डाउनलोड। या फिर ऑप्शन डिस्प्ले द क्लाइंट टाइम एज अ पार्ट ऑफ द पेज। तो 94 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डिस्प्ले द क्लाइंट पेज एट द पार्ट ऑफ द पेज। ये भी हमारा क्वेश्चन डीएस का है, जिसमें पूछा थी मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज दैट कैन बी फाउंड विद 3 अनलेबल्ड नोड इज। मैक्सिमम नंबर ऑफ हम ट्री कितने बना सकते हैं अगर हमारे पास 3 अनलेबल्ड नोड है। तो 95 का ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, हम 5 ट्री बना सकते हैं अगर हमारे पास 3 अनलेबल्ड नोड है। फिर एक और क्वेश्चन हमारा आया है डीएस से, इसमें स्टैक का क्वेश्चन है। स्टैक आर यूज्ड टू मेक अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर, द नंबर ऑफ स्टैक्स नीडेड। देखिए स्टैक से हमें क्यू डेटा स्ट्रक्चर बनाना है, तो हमें नंबर ऑफ स्टैक्स कितने नीडेड है। तो हम 96 क्वेश्चन पे थे। ये कह रहे थे स्टैक्स आर यूज्ड टू मेक अ कोई डेटा स्ट्रक्चर, द नंबर ऑफ स्टैक्स नीडेड वुड बी। तो हमें कितने स्टैक्स चाहिए क्यू डेटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो 96 का ऑप्शन में बी करेक्ट है, हमें 2 स्टैक चाहिए क्यू डेटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए। PAL circuit can be defined as, PAL circuit can be defined as option A fixed or a programmable and logic. B option A programmable or logic and programmable and logic. C option A fixed and उसके बाद and programmable or logic. Option D fixed or and fixed and logic. तो 97 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा, फिक्स्ड और प्रोग्रामेबल एंड लॉजिक पैल को डिफाइन करता है, पैल सर्किट को। 98 क्वेश्चन देखते हैं हम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पुश एंड पॉप ऑपरेशन ऑफ स्टैक। स्टैक में हम पुश और पॉप ऑपरेशन यूज़ करते हैं, डीएस वाले बच्चों को पता होगा। तो इसको आप कॉम्प्लेक्सिटी हमें बताना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 98 का ऑप्शन नंबर डी ओ कांस्टेंट 1। 99 आ गया, इन अ डबली लिंक्ड लिस्ट द नंबर ऑफ पॉइंटर्स अफेक्टेड फॉर परफॉर्मिंग अ इंसर्शन ऑपरेशन विल बी। ये भी हमारा डीएससी का क्वेश्चन है, लिंक्ड लिस्ट का टॉपिक डबली लिंक्ड लिस्ट है। इसमें पूछा पॉइंटर्स अफेक्टेड फॉर परफॉर्मिंग इन इंसर्शन ऑपरेशन कितने होंगे, 0 1 2 4। और करेक्ट आंसर डी 4। इसके बाद वर्स्ट केस पूछा है हमारा, क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम का कितना होता है वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो 100 का ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा, ओ एन स्क्वायर। ओ सॉरी, हाँ ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओ एन स्क्वायर, ठीक। इसके बाद पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी सप्लाई। फ्रीक्वेंसी डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0, 16/3 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज या फिर 100 हर्ट्ज। तो 101 का आंसर नंबर हमारा ए सही है, 0। फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी सप्लाई इज 0। 102 क्वेश्चन, द क्यू फैक्टर ऑफ अ कॉइल इज गिवन बाय इट्स पावर फैक्टर, कॉस, फेज, रेशियो ऑफ मैक्स एनर्जी स्टोर्ड एंड एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स पावर फैक्टर, रेशियो आर बाय जेड। तो 102 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रेशियो ऑफ मैक्स एनर्जी स्टोर एंड एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। इसके बाद हम आते हैं 103 क्वेश्चन पे।
ये कह रहा था RMS वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल 100 वोल्ट पीक टू पीक इज 100 अपॉन अंडर रूट 2, 50 अपॉन अंडर रूट 2, 50 या फिर 100। तो 103 का करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है, 50 अपॉन अंडर रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन इलेक्ट्रिकल मटेरियल हैज़ अ रेजिस्टिविटी ऑफ 3.5x 10 की पावर -5 ओम पर मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज रिप्रेजेंटेड? इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या फिर डी नन ऑफ अबव। इसका आंसर हमारा सेमीकंडक्टर इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक। 105 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ डज द डायोड करंट चेंज व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज? तो एक्सट्रिंसिक आपको बता दूं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है जिसमें हम डोप्ड करते हैं, यानी इम्प्योरिटीज़ को मिलाते हैं हम। जब मतलब कह सकते हो कि प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज़ को मिलाते हैं तब वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो वही क्वेश्चन पूछा है, हाउ डज डायोड चेंज जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। तो ऑप्शन ए कह रहा है नो चेंज, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज या बिकम्स जीरो। तो इसका आंसर बी सही है, इंक्रीजेज। 106 क्वेश्चन है, which of the following is the most used transistor configuration? कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है, कॉमन एमिटर। सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन है। और ये बीजेटी का टॉपिक है यार, बीजेटी का टॉपिक अच्छे से कर लेना। उसके आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे और आसान मिलते हैं, ठीक है, बहुत आसान मिलते हैं इसके क्वेश्चन बीजेटी के। जेफेट के भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं, जेफेट, मॉसफेट, फैट के। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, इन सैचुरेशन रीजन में जेफेट बिहेव्स लाइक। सैचुरेशन रीजन में जेफेट किस तरीके से बिहेव करता है? तो 107 का ऑप्शन बी करेक्ट है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स की तरह। ठीक। और इसके बाद एन टाइप जेफेट। जेफेट 2 टाइप का होता है, एक पी टाइप होता है, एक एन टाइप होता है। और इसमें पूछा है अगर एन टाइप जेफेट है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट कंडीशन? D is positive with respect to S, G is negative with respect to S, G is positive with respect to S या फिर none of these। तो 108 का ऑप्शन में सी करेक्ट है, G is positive with respect to S। S सोर्स होता है यार, ठीक है। 109 in a common emitter NPN circuit which of the following represent the phase relation between input and output signal? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 108। ये क्वेश्चन मैंने भी क्वेश्चन मतलब ट्राई किया था जब मैं 19 के ऊपर सॉल्व कर रहा था। और आपको एक चीज़ पता है, एग्ज़ाम वेदा में बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐसे यार, बहुत ही क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप बोलोगे यार ऐसा लग रहा है एग्ज़ाम वेदा को उठा के पेपर बना दिया स्लाइड का। तो बहुत प्रैक्टिस करिए और एग्ज़ाम वेदा से क्वेश्चन लगाए इलेक्ट्रिकल के। ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और वहाँ से क्वेश्चन लगाइए। तो 109 का ऑप्शन में डी करेक्ट है, 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, मॉड्यूलेशन का टॉपिक है। Indicate the false statement modulation is used. Reduce the bandwidth use, separate differing transmission, ensure that intelligence may be transmitted over long distances, allow the use of practical antennas। तो 110 का आंसर नंबर ए सही है, यूज़ करता है बैंडविथ जो हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद द नॉइज बिकम्स ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन हाई फ्रिक्वेंसी। शॉर्ट नॉइज, रैंडम नॉइज, इम्पल्स या ट्रांजिट टाइम नॉइज। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, ट्रांजिट टाइम नॉइज। ये भी मॉड्यूलेशन का टॉपिक है, ठीक है, मॉड्यूलेशन का सिलेबस में भी अच्छा खासा लिखा होगा। ये भी मॉड्यूलेशन, ये भी मॉड्यूलेशन और पीएम सर्किट भी मॉड्यूलेशन। इसके भी आपको पाँच छः क्वेश्चन तो मिलेंगे मॉड्यूलेशन के, 5-6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मॉड्यूलेशन के। 2020 में भी इसका कुछ यही रेशो था। जब हम पेपर सॉल्व करेंगे उसका तो बता दूंगा उसमें कितने क्वेश्चन आए थे। तो हम 112 पे थे। द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एम वेव इज चेंज फ्रॉम 0 to 1, द ट्रांसमिटिव पावर इज चेंज आफ्टरवर्ड इंक्रीज बाय 50%। तो 112 का ऑप्शन टी करेक्ट है, इंक्रीज्ड बाय 50%। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग बिकॉज इट इज मोर नॉइज in other modulation system. Compare with other system, it is require less transmitting power. It is used avoid receivers complexity.
या फिर ऑप्शन डी, नो अदर मॉड्यूलेशन सिस्टम कैन प्रोवाइड द नेसेसरी बैंडविड्थ फॉर हाई फिडेलिटी। तो 113 का ऑप्शन नंबर सी सही है, इट यूज अवॉइड्स रिसीवर कॉम्प्लेक्सिटी। 114 पे आते हैं, pre-amplifier circuit provide extra noise immunity by boosting the pass frequency, amplifying the higher audio frequency, pre-amplifying the whole audio band, covering the phase modulation to FM। तो 114 का ऑप्शन बी करेक्ट है, एम्पलीफाइंग द हायर ऑडियो फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एफएम ओवर एएम। इसमें देखिए पूछा है एफएम का एडवांटेज बताना है एएम के ऊपर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ऊपर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की क्या एडवांटेजेस है वो बताना है। ऑप्शन ए है बेटर नॉइज इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड, लोअर बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड, ट्रांसमिटेड पावर इज मोर यूजफुल, लेस मॉड्यूलेटिंग पावर इज रिक्वायर्ड। तो 115 का ऑप्शन में बी सही है, लोअर पावर बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड। 116 क्वेश्चन पे आते हैं हम, इसमें बोला या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर कितना होता है, जीरो, कांस्टेंट, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसका आंसर हमारा डी सही है, नेगेटिव। इसके बाद एक ट्रूथ टेबल दे दिया यार, ट्रूथ टेबल के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लॉजिक गेट और फिर आपके फ्लिप फ्लॉप के इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दो टेबल दे दिया, बताओ ये कौन सा गेट है। 717 का करेक्ट ऑप्शन नॉट गेट है, देख के पता लग ही रहा है आपको। 0 है तो आउटपुट कितना 1 है, और 1 है तो आउटपुट कितना 0, तो नॉट में ही होता है हमारा ऐसा। और गेट में क्या होता है, और गेट में बताओ। एंड गेट में तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और गेट में प्लस होता है, तो ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। नॉट गेट में एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। ये भी एक हमारा लॉजिक गेट का क्वेश्चन आ गया है, व्हेन इनपुट ऑफ टू लॉजिक गेट 0 एंड 1 आउटपुट इज 1। 0 एंड 0 है तो आउटपुट कितना है 1, और इनपुट अगर 1 0 है तो आउटपुट कितना है 0। तो लॉजिक गेट किस टाइप का होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर 118 का ऑप्शन सी होगा, नॉर गेट। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ ओपन का क्वेश्चन है, ये बुक में था, एस के सैदर की बुक में मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था। अगर आपके पास है तो उसमें देखिएगा, इसका आंसर ये सही है, डी। 20,001 टू 2 लाख एंड 2 लाख। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल इन नेगेटिव फीडबैक ऑफ एम, लो इनपुट इम्पीडेंस, हाई आउटपुट इम्पीडेंस, डिक्रीज इन क्लोज लूप गेन, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो 120 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, डिक्रीज इन क्लोज लूप गेन। उसके बाद क्वेश्चन आता था रिएक्टेंस ऑफ अ 25 कैपेसिटर एट द एसी फ्रीक्वेंसी ऑफ 4000 हर्ट्ज। तो इसका आंसर क्या है 121 का, इसका आंसर हमारा 5, ऑप्शन ए, बी, सी हमारा 10 ओम है, डी हमारा 10 पाई ओम। तो ऑप्शन ए इसका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये हमारा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है 112, तो ये देख लेना यार आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, पावर फैक्टर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे यार, एक क्वेश्चन तो पक्का तय है पावर फैक्टर से आएगा। जैसे 125 क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन अ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस एसी वोल्टेज सोर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर वेव कितना है। तो इसका आंसर आप डायरेक्टली बता सकते हो, इसका आंसर सी से है, ट्वाइस दैट द वोल्टेज एंड करंट वेव। और जैसे 126 क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मूविंग कॉइल, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, परमानेंट मैग्नेट, या फिर मूविंग आयरन। तो 126 का ऑप्शन बी सही है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। देखो ये चीज़ आंसर में पता नहीं रहता। तो 127 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्यों प्रोड्यूस होता है, किस वजह से प्रोड्यूस होता है। पहला है मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, डैम्पिंग इफेक्ट होता है, कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो 127 का ऑप्शन है करेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट। ये यार आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में इंस्ट्रूमेंट चैप्टर है, उसमें आराम से आप पढ़ लोगे यार, वहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे होंगे। Which of the following cannot be used to measure both AC and DC quantities? Moving coil permanent magnet type, moving coil dynamometer type,
मूविंग इन आयरन टाइप, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो 128 का ऑप्शन मेरे करेक्ट है, मूविंग कॉइल, परमानेंट मैग्नेट टाइप। 129 क्वेश्चन देखते हैं। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज प्रॉपर्टी ऑफ थर्मिस्टर, स्ट्रेन गेज, थर्मोकपल, आरटीडी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, 129 का थर्मिस्टर। 130 क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल यूटिलाइज इन अ माइक्रोफोन। वेरिएबल कैपेसिटेंस, वेरिएबल इंडक्टेंस, पोजीशन, वोल्टेज डिवाइडर। तो ऑप्शन है इसको करेक्ट है, वेरिएबल कैपेसिटेंस। ठीक। उसके बाद पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एलवीडीटी। एलवीडीटी बताओ, एक सेंसर है, ठीक है, बता देता हूँ आपको। एलवीडीटी एक सेंसर है, और सेंसर के भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत क्या, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार, ठीक है। और सेंसर पढ़ा है ना आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो बना लोगे आराम से। और भाई बार बार मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, एग्जाम में जैसे यार क्वेश्चन लगा, बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे। हाँ तो कहाँ पे थे हम, हाँ इस पर ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एलवीडीटी, सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंजेस, एब्सेंस ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, लीनियर आउटपुट डिस्प्लेसमेंट, हाई रेजोल्यूशन। 131 का ऑप्शन है सही है, सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंजेस। इसका फ्लिप फ्लॉप की भी वही क्वेश्चन है, आपसे पूछे जाएंगे 2-3 क्वेश्चन, शायद ही दूसरा क्वेश्चन है फ्लिप फ्लॉप से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर एन अल्फा फ्लिप फ्लॉप, लैच, लॉक, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो 132 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। मतलब इसको लैच भी बोलते हैं, लॉक भी बोलते हैं, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी बोलते हैं। तो 133 पे आते हैं। Transformer cores are built up from lamination rather than from solid metal so that oil penetrates the core more easily. Eddy current is reduced. Less lamination is required for the windings. Current ratio is higher than voltage ratio. So 133 का ऑप्शन में भी करेक्ट है, एडी करंट लॉस इज reduced। हाँ उसके बाद एक न्यूमेरिकल है यार, कैपेसिटेंस का पढ़ लेना यार, तो हो जाएगा। सुपरपोजिशन थ्योरम, नेटवर्क थ्योरम के भी बहुत क्वेश्चन पूछे आते हैं, इसमें शायद पहला क्वेश्चन ये रहा, 2 क्वेश्चन। नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, ये तो रेगुलर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू वोल्टेज ओनली, करंट ओनली, पावर ओनली, या फिर ऑल ऑफ दिस। 135 का ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ दिस। और इनके न्यूमेरिकल्स भी फॉर्मूले रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो फॉर्मूले पढ़ लेना किस तरीके से सॉल्व होता है। कभी कभी एक सर्किट दे देता है, उसमें बोलता है कि इसमें कौन सा थ्योरम लग रहा है, ठीक है, तो वो बताना पड़ता है। हाँ ये भी हमारा न्यूमेरिकल्स है जनरेटर का। अरे एक चीज़ बता देता हूँ आपको, एसी और डीसी मशीन बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये क्वेश्चन आपको कम से कम, ये तो आपको 6 मार्क्स देकर जाएगा। ट्रांसफार्मर भी आता है इसमें, इंडक्शन मोटर आता है इसमें, सिलेबस में लिखे नहीं रहते लेकिन क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। तो जैसे लिखा है, टू डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ अ वोल्टेज ड्रॉप across a resistor, it is necessary to know value of resistor, value of current through resistor, direction of current through resistor, या फिर all of above। तो 137 का ऑप्शन सी सही है, डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू रेजिस्टर। ठीक। When determining Thevenin's equivalent resistance of a circuit, ऑप्शन है बोल रहा है all voltages must short circuit and all current sources must be open circuited. The voltage and current sources should be left as they are. All sources should be replaced by their source resistances, या फिर none of above। तो 138 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, all sources should be replaced by their source resistance। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे थ्योरम चैप्टर में से, सेम इसी तरीके से, या फिर आपको एक सर्किट दे देगा। 139 क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है व्हेन अ सोर्स इज डिलीवरिंग मैक्सिमम पावर टू द लोड, द एफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम सर्किट कितना होता है? इज ऑलवेज 50% और लोअर, डिपेंड ऑन द सर्किट पैरामीटर्स, इज ऑलवेज 70%, इज 50%। तो 139 का ऑप्शन में करेक्ट है, इज ऑलवेज 50% और उससे कम। 140 क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ ऑफ सी आर ओ यार हर बार आता है, हर बार सी आर ओ क्वेश्चन आपको 2 मिलेंगे ही।
CRO तो मुझे लगता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिख देना चाहिए। और हर बार से इसकी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे इसमें पूछा है वेव अप्लाई टू एक्स प्लेट ऑफ CRO, जो वेव एक्स प्लेट पे लगता है। एक्स और वाई प्लेट के तो बहुत क्वेश्चन आते हैं CRO से। तो इसी क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है एक्स प्लेट पे जो हम वेव लगाएंगे वो किस किस टाइप का वेव है, शॉटूथ, साइनोसोडल, ट्रायंगुलर, स्क्वायर। तो 140 का ऑप्शन में सही है, शॉटूथ वेव। 141 देखें, ब्रिज का क्वेश्चन आएगा आखिर में, दो क्वेश्चन लगाता, ब्रिज और ये CRO, दो तीन क्वेश्चन फिक्स्ड। लिख लो कहीं पे, फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड। फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस हैविंग हाई वैल्यू ऑफ Q द ब्रिज रिक्वायर मैक्सवेल ब्रिज, मैक्सवेल विंस ब्रिज, ए ब्रिज, ओवेंस ब्रिज। तो 141 का ऑप्शन नंबर सी सही है, फेज ब्रिज हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस को यूज़ करता है। इसको हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस को यूज़ करता है, हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, जिसको हम अगर हम इसको थोड़ा मॉडर्न कर दें तो हमारा मैक्सवेल ब्रिज बन जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कैन नॉट बी यूज फॉर प्रेसिजन मेजरमेंट बिकॉज एरर्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू योर अकाउंट ऑफ। किस वजह से एरर आता है इसमें, 142 क्वेश्चन नंबर, व्हीटस्टोन ब्रिज में किस वजह से एरर आता है। तो इसके लिए तो मैं बोलता हूँ ब्रिज पढ़ लो, लेकिन मैं आंसर बता देता हूँ इसका, ठीक है। इसका आंसर है 142 का ए रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग लाइट्स, थर्मोइलेक्ट्रिक EMF, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंसेस, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर हमारा डी है, ऑल ऑफ अबव। When a shunt generator is delivering a certain load current, is its terminal voltage will always be less than open circuit voltage, will always be greater than open circuit voltage, may be greater or less than open circuit voltage, will be equal to open circuit voltage। तो इसका आंसर हमारा ए सही है, will always be less than open circuit voltage। 144 क्वेश्चन है, for a low value of armature current IA, the torque of series motor is proportional to, किसके प्रोपोर्शनल होता है, आई ए स्क्वायर, आई ए डॉट थ्री, या फिर IA 0.5। तो ऑप्शन में बी करेक्ट, आई का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद देखिए DC मशीन का क्वेश्चन आ गया, ट्रांसफार्मर में हमारा है DC मशीन, AC मशीन। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं यार, ठीक है, बहुत क्वेश्चन, तीन चार तो। और ये लो पास फैक्टर, ये तो क्वेश्चन मेरे से भी सॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन मैंने इसका रट्टा लगा दिया था, इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हमारा सी है, लो पास फिल्टर। लेकिन यार इस पे इतना ध्यान मत देना, 80 क्वेश्चन है ना यार, 80 में से आप यहाँ पे 50 या 45 प्लस मारो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है 80 के 80 सही होंगे, 45 प्लस करेक्ट मारो बिल्कुल यहाँ से। और ऊपर के आपके जितने 70 क्वेश्चन बचे, उसमें से कोशिश करो कि आप वहाँ से भी 35 प्लस लेके जाओ। 35 प्लस और 45 प्लस, मुझे लग रहा है 80 आ गया। और अगर आप 80 स्कोर कर रहे हो ना भाई, तो बहुत स्कोर कर रहे हो यार, बहुत ज़्यादा स्कोर कर रहे हो। अब टॉप 10 में लगे, टॉपर बनने से फिर तो कोई नहीं रोक सकता। तो जैसे ये क्वेश्चन है 145, DC मशीन मैक्सिमम पावर लॉसेज ड्यू टू, किस वजह से होता है DC मशीन में पावर लॉसेज। तो ऑप्शन सी इसका सही है, कॉपर लॉस। पढ़ लेना है कॉपर लॉस क्या होता है, मैकेनिकल लॉस क्या होता है, आयरन लॉस क्या होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन कॉपर लॉस है। फॉर ट्रांसफार्मर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर यूजेस लैमिनेटेड कोर। तो ट्रांसफार्मर में कोर, ट्रांसफार्मर यूजेस लैमिनेटेड कोर क्यों करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ए, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। ठीक, 147 द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ वेल डिजाइन ट्रांसफार्मर इन ऑर्डर ऑफ, ये न्यूमेरिकल से है, इसको सॉल्व करना। इसका मैं करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ, इसका ऑप्शन है 2%, सही है इसका याद, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखना है, बाकी न्यूमेरिकल से उतना ध्यान मत दो, थोड़ी थोड़ी पढ़ लो, अच्छे स्कोर कर लो। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज सिलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ डिस्प्ले एफिशिएंसी, ऑर्डर एफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन, ऑल ऑफ ओवर। इसका आंसर है बी, ऑर्डर एफिशिएंसी। और ये क्वेश्चन यार एस के सैदर में पूरा टॉपिक दिया हुआ है, अगर एस के सैदर की बुक है आपके पास तो पूरा टॉपिक दिया हुआ है। 149 क्वेश्चन देखते हैं, इन एन AC सर्किट द कनेक्शन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कॉज लोडिंग एरर्स विच मे अफेक्ट क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, मैग्नीट्यूड, फेज एंड वेव फॉर्म्स। तो यार यही था हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर की क्वेश्चन। बाकी अगर कोई डाउट है ना तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है।
हम बता देंगे। तो यार मेहनत करो और क्वेश्चंस लगाओ बहुत। प्रीवियस ईयर तो हो ही गए हैं, 19 का हो गया, अब शायद 20 का ही आएगा, लास्ट है वो। जितने क्वेश्चन लगा सकते हो लगाओ। और एग्ज़ाम में तो मैंने ऐप बता दिया, वहाँ से तो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स के लिए मैं कहूँगा फिजिक्स वाला, और केमिस्ट्री के लिए फिजिक्स वाला पढ़ो। कुछ टॉपिक्स पढ़ो, सारे टॉपिक्स नहीं। मैथ में तुम्हें पता है यार, इंटीग्रेशन ट्वेल्थ का सिलेबस है पूरा, मतलब डिप्लोमा का भी नहीं, लेकिन क्वेश्चन बहुत बेसिक आते हैं, ठीक है, बहुत ही बेसिक। मेरे से तो टेक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे 2020 में, वो भी देखेंगे हम जब पेपर सॉल्व करेंगे उसका। बाकी ये सब बायो के क्वेश्चन थे, वो भी तो आते हैं, नहीं भी होते हो, बट है टाइम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये सब। तो बस इतना ही है यार, ठीक है। कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कुछ रीजनिंग भी आ जाते हैं, इंग्लिश तो आती ही है। तो यार ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये देखो हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं आराम से। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये देखो ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। तो तब तक के लिए यार अच्छे से मेहनत करो, और पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। अभी डेट शीट तो आई नहीं है, तब तक क्वेश्चंस लगाओ, सारे ही क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। तो टेंशन मत लो, प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, अच्छी रैंक ले आओ। तब तक के लिए बाय बाय और शुभ रात्रि। दिन में देख रहे हो तो दिन को क्या बोलते हैं, गुड इवनिंग। सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, और रात को देख रहे हो तो गुड नाइट, ठीक है। और ऑल द बेस्ट यार। जल्दी आता हूँ 2020 का पेपर लेके। बाय बाय।